सौदा है ज़मीरों का, हर गाम तजारत है, चुप हों तो क़यामत है, बोलूं तो बगावत है। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीक़ रहमान सिद्दीकी। कल पाकिस्तान में 5 कौमी असम्बली और 16 सूबाई असम्बलियों के बाई इलेक्शन हुए, जिसको ज़िमनी इलेक्शंस कहते हैं। ये वो सीटें हैं जो कि 8 फरवरी के इलेक्शन में जो कैंडिडेट थे फॉर्म 47 के, वो एक से ज़्यादा सीट्स में सूबाई असम्बली की या कौमी असम्बली को जीते थे। उन्होंने एक सीट छोड़ी और एक सीट रखी। वो थी या एक दो जगहों पे जहाँ पर इलेक्शन ड्यू टू डेथ ऑफ वन कैंडिडेट, सम कैंडिडेट्स इन इलेक्शन 8 फरवरी वो हो गई थी। उनमें इलेक्शंस हुए, स्पेशली जो NA 8 बाजोड़ का था, जिसमें रेहान ज़ेब शहीद हो गए थे, जो कि आज़ाद कॉन्टेस्ट कर रहे थे 8 फरवरी के इलेक्शन में। वो इलेक्शन वहाँ पर हुए। यहाँ पर कहना बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि कल जो कुछ हुआ, जिसको प्री पोल रिगिंग कहते हैं, बल्कि रिगिंग ऑन इलेक्शन डे, क्योंकि जो रिगिंग है उसकी 3 अकसाम है। प्री पोल रिगिंग, और जिस तरह 8 फरवरी में प्री पोल रिगिंग अगेंस्ट स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किया गया, वो सबको मालूम है, इस पर दोहराने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह से जो 21 अप्रैल के इलेक्शन होने थे, जो प्री पोल रिगिंग के हर हरबे इस्तेमाल करने थे, उन्होंने किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, कैंडिडेट्स को खुलकर इलेक्शन कैंपेन करने नहीं दी गई, जलसे नहीं करने दी गई, FIR दर्ज किए गए, दफ़ा 144 के बहाने के ज़रिए मुख्तलिफ बहाने से कैंपेन नहीं होने दी। और फिर इसके बाद जो इलेक्शन डे था 8 फरवरी को, इन्होंने जो प्लान किया था वो ये था कि वो फॉर्म 47 जो कि फॉर्म 45 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जारी करता है, और जब RO के पास पहुंचता है तो वो उसी को देखकर फिर फॉर्म 47 जारी करता है। तो उसका प्लान 8 फरवरी का इन बातिल ताकतों का, इन तागूती ताकतों का, इन अमरीकी एजेंटों का उस वक्त ये था कि फॉर्म 47 के ज़रिए हम अपने कैंडिडेट्स को जिता देंगे। और ये भी अब ओपन सीक्रेट हो गया। मुख्तलिफ रहनुमाओं ने, हमारी नहीं बल्कि दूसरी जमातों को भी बताया गया कि इन तागूती जमातों ने, जिन्होंने पाकिस्तान को 77 सालों में लूटा है, नोचा है, बर्बाद किया है, तबाह किया है और टुकड़े किए हैं और आगे टुकड़े करने जा रहे हैं, इन्होंने अरबों रुपए कमाए हैं, करोड़ों रुपए, 25, 30, 40 करोड़ रुपए एक कैंडिडेट से लेके नून लीग के लोगों को, पीपल्स पार्टी के लोगों को, और फिर बलूचिस्तान में, MQ में, कराची में उन सब को जिताया है पैसे लेके। ये लंबी दास्तान है, लेकिन मेरा आज मकसद इलेक्शन जो 21 अप्रैल को कल हुए हैं उस हवाले से थे। उसमें जिस तरह सब ने देखा कि इस दफ़ा उन्होंने क्या प्लान किया कि जनाब इस दफ़ा फॉर्म 45 में ही हम वो तबाही बचा देंगे कि फॉर्म 45 ही में हम जीत जाएंगे। और फिर सब ने देखा कि इलेक्शन डे में सुबह से लेके एक तो नेट बंद कर दिए गए थे और फिर मोबाइल सर्विस बंद किए गए थे जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ और जो हर तरीका कार इस्तेमाल किया गया जो कि रिगिंग ऑन इलेक्शन डे होते हैं, यानी कि कारकुनों को गिरफ्तार करने शुरू कर दिया, सपोर्टर्स को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोकल रहनुमा या फिर सूबाई और मरकज़ी रहनुमा मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशन से जाके हालात और वाक़यात देखना चाहते थे, उन पर FIR दर्ज की गई या फिर उनको गिरफ्तार किया गया और फिर उनको ज़दकोब करके किसी तरह अंडरग्राउंड करके, और फिर क्या किया गया कि इलेक्शन डे में हर तरीके इस्तेमाल किया गया। अब तो सामने आ गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक पर्सन ने भी यही कह दिया और दूसरे ने भी ये कहा कि जनाब एजेंसियों के लोग सिविल कपड़ों में आकर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे जाकर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर और अमले को ज़दकोब करके, हरास करके अपने मज़मूम मकासद हासिल किए गए, ठप्पे पे ठप्पे लगाए गए। बल्कि आप देखें कि पूरी बुक्स जो है वो पोलिंग बॉक्स में डाल दी गई, और फिर जिस तरह ख़वातीन को हरास किया गया, ये मैं समझता हूँ कल दोबारा से, एक तो 8 फरवरी की रात को हुआ, इसके बाद जो कल सारा दिन होता रहा, ये आमरीत कल लोग पूरी कौम ने दोबारा देखा कि दोबारा नंगा नाच रही थी। इनको ना कोई शर्म है, ना कोई हया है, ये खुलकर
24 करोड़ अवाम के सामने आ चुके हैं। और मैं समझता हूँ ऐसे हालात में अब वो अवाम ही है जो इनको रोक सकती है, अपनी ताकत के ज़रिए, अपनी जमहूरी स्ट्रगल के ज़रिए, अपनी आइनी स्ट्रगल के ज़रिए बाहर निकलकर इनको बता सकते हैं कि जनाब आप बदमाश नहीं है, ये इक़्तिदार आला का मालिक अवाम है। अब मैं इसी इलेक्शन के हवाले से तमाम चीज़ें बता दी गई हैं। बहुत से लोगों ने बताया कि क्या क्या नहीं करते रहे हैं, यानी कि ठप्पे पे ठप्पा लगाते रहे हैं। पोलिंग बॉक्स पे लोगों को एंट्री नहीं होने दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स थे उनको एक्सेस नहीं दिया गया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बता दिया कि हमारी मजबूरी है, ये लोग जो आते हैं हम उनको नहीं रोक सकते। बहरहाल तमाम एजेंसियों ने बशमूल पंजाब पुलिस ने पूरी तरह सपोर्ट करके इन नून लीग जिनको एक सीट नहीं जीतनी थी, 21 सीटें जो है ना, उसमें से तकरीबन 20 सीटों के बारे में कंफर्म था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीतना है। लेकिन उस पर फिर नून लीग को 2 सीटों से जो पंजाब में नेशनल असम्बली की सीटें थी उसमें से जितवा दिया गया। और फिर कोहाट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती और NA 8 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के भाई जो कि मुबारक ज़ेब है उनके साथ था। और फिर एक जो सीट थी पीपल्स पार्टी की वो वहाँ से जीती सिंध से। तो ये 5 सीट थी। बाकी सूबाई असम्बली की सीटों में 14 पंजाब में थी और 2 KPK में और 2 बलूचिस्तान में थी। उसमें भी पाकिस्तान वो नून लीग को जिताया गया पंजाब से, और फिर पीपल्स पार्टी और फिर KPK से पंजाब, सिवाय जो कि बाजोड़ की थी जिसमें मुबारक ज़ेब जीती और एक सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीता। इस हवाले से जो NA 48 के हवाले से मैं ज़रूर तजिया करना चाहता हूँ एक दो से बजाय, क्योंकि परेशानी है कि जब रेहान ज़ेब को शहीद किया गया तो फिर मुबारक ज़ेब से क्यों नहीं अंडरस्टैंडिंग की गई, जब सबको मालूम था कि रेहान ज़ेब एक एक्टिव वर्कर था और उसके साथ उस वक्त भी ज़्यादती की गई थी। और स्पेशली जब वो शहीद हो गए और जिस तरह से बेईमाना उनका कत्ल किया गया, तो उसके बाद तो वो इंटाइटल होते थे कि मुबारक ज़ेब को दिया जाता। मुबारक ज़ेब साहब से निगोसिएशंस भी हुई, लेकिन वो ताकतें आपको ढूंढनी पड़ेगी और किस तरह से उनको साथ दे के मुबारक ज़ेब पे, जिसपे अली मोहम्मद साहब भी थे, जो मैं बार बार कह रहा डॉट कनेक्टिंग करें। अली मोहम्मद साहब ने सपोर्ट किया है खुलकर मुबारक ज़ेब की। और मुबारक ज़ेब के हवाले से मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट की है, वो बाद में करूँगा, लेकिन एक तहरीर दोस्त ने भेजी है वो मैं पढ़ना चाहूँगा कि मौजूदा ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के पास बड़ा मौका आया कि वो अपनी सूबाई और कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों मौजूद वाहिद बड़े एतराज़ को रफा दफा करके सीटें हासिल कर सके। इस हवाले से बाजोड़ का इलेक्शन इंतहाई अहम था, क्योंकि वहाँ सूबाई और कौमी दोनों सीटों पर इलेक्शन हो रहा था। अगरचे आज के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के कौमी और सूबाई 2 हलकों से एक नुमाइंदा फैसल अमीन जीत चुका है, मगर MNA पे जीतने वाले उम्मीदवार के ज़रिए वफाकी मखसूस नशिस्तों की कटाई में पड़ने की इम्कानात ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ जनरल इलेक्शन का तसलसल नहीं हुआ। दूसरी जानिब दाऊद शाह की कामयाबी ने सूबाई असम्बलियों नशिस्तों का केस साफ कर दिया है। बाजोड़ में पैदा हुई कन्फ्यूजन ने तहरीक इंसाफ की 28 मखसूस नशिस्तों भी मशकूक बना दिया है। इतनी बड़ी गलती यूं कहिए कि इस कदर हमाकत का मुजाहरा क्यों किया गया, इस हवाले से कारकुनान अभी तक कन्फ्यूज़ हैं। इस हवाले से चंद पॉइंट्स ज़ेर गौर हैं। बाजोड़ में सूबाई सीट पर मुबारक ज़ेब को टिकट नहीं दिया गया, मगर उसने ये सिर्फ सूबाई सीटों पर इलेक्शन लड़ा, बल्कि एक कदम आगे बढ़ के कौमी सीट पे भी इलेक्शन लड़ा और भाई की शहादत को तहरीक इंसाफ की 28 सीटें कंप्रोमाइज़ करने के लिए पेश किया। हैरानी की बात यह है कि इसके साथ खड़े ग्राउंड वर्कर ने पार्टी से इस कदर वाज़ेह गद्दारी क्यों की है, क्यों सूबाई सीट तक महदूद ना किया गया मुबारक ज़ेब को। मुबारक ज़ेब ने वफाकी सीट पे कामयाबी हासिल कर ली। जब इस कदर पोटेंशियल मौजूद था तो पार्टी क़यादत ने सूबाई सीट पे उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया। तहरीक इंसाफ के वोट को क्यों तकसीम करने का मौका दिया गया। क्या गुलदाद का टिकट इस कदर ज़रूरी था कि वफाकी सीट कंप्रोमाइज़ हो जाए, या फिर वो क्या वजूहत थी जिनकी बुनियाद पर पार्टी मुबारक ज़ेब को सपोर्ट नहीं करना चाहती थी। पार्टी क़यादत को इस हवाले से अपने वाज़ेह मौक़िफ़ देकर इस कन्फ्यूजन को दूर करना होगा
کیونکہ یہ انتہائی سراسر غلطی اور بلنڈر ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے مبارک زیب کو کابینہ میں شمولیت کی آفر سمیت تمام اہم معاملات سامنے لانے ہوں گے تاکہ پتہ چل سکے کہ کس کی غلطی تھی۔ سب سے اہم اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کیوں عمران خان کے پیٹ میں چھرا گھونپتے ہوئے اس مہم کا حصہ بنے۔ آئی ایس ایف اور یوتھ ونگز کیوں کر قومی سیٹ پہ تحریک انصاف کے امیدوار کے مقابلے میں مہم چلا کر مخصوص نشستوں کو کمپرومائز کرتے رہے۔ کیا ریان زیب شہید کو خراج تحسین پیش کرنے کا یہ طریقہ تھا کہ صوبائی کے بجائے واقعی سیٹ پر بھی اس قدر سطحی جذباتیت اور حماقت کا مظاہرہ کیا جائے اور پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جائے؟ اگر قیادت نے کوئی غلط فیصلہ لیا بھی تھا تو اس پہ انتہائی حساس وقت میں اتنا کمپرومائز بھی ممکن نہیں تھا۔ ایسے وقت میں جب تحریک انصاف کے چوٹی کے رہنما مثلاً مراد سعید، شاہ محمود قریشی، عمر چیمہ، اعظم سواتی صاحب جیسے لوگ الیکشن نہیں لڑ پائے اور کپتان خود نااہل ہے، وہاں سیٹ زیادہ ضروری تھی یا پارٹی مفادات کو بالاتر رکھنا تھا؟ اب تحریک انصاف کی قیادت مبارک زیب گروپ کے پاس باہمی مصلحت کا ایک آخری موقع ہے جس میں مبارک زیب کی صوبائی سیٹ کو قبول کر کے پارٹی میں لی جائے جبکہ وہ قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑ دے جہاں سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ پہ تحریک انصاف کا امیدوار کامیاب ہو اور یوں مخصوص نشستوں کا کیس مضبوط ہو جائے گا۔ اگرچہ اس صورت میں بھی قاضی کے پاس بہانہ موجود ہوگا کیونکہ گولڈن چانس تو ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کیونکہ وہ قومی سیٹ چھوڑنے کے لیے مبارک زیب بالکل بھی تیار نہیں۔ ایسی صورت میں پارٹی ڈسپلن پہ سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ عمران خان کی اجازت کے بعد تحریک انصاف کے مخالف کیمپین میں شامل یوتھ اور آئی ایس ایف کے ان اراکین کے خلاف بھی ایکشن کی ضرورت ہوگی تاکہ مستقبل میں کوئی سطحی جذباتیت کے تحت پارٹی کو سخت نقصان پہنچانے کا موجب نہ بن پائے، کیونکہ پارٹی چند غلط فہمیوں سے تو سروائیو کر جاتی ہے مگر ڈسپلن پہ کمپرومائز انتہائی خطرناک ہے۔ عمران خان نے ڈسپلن کی خلاف ورزی پہ اپنے 20 ایم پی ایس کو پارٹی سے نکال کر ڈسپلن بحال رکھا تھا۔ اسی طرح اس وقت مضبوط فیصلہ کرنا ضروری ہے تاکہ پارٹی مضبوط ہو سکے اور ڈسپلن قائم ہو سکے۔ اچھا، اس حوالے سے جو گل ظفر خان صاحب کا تھا الیکشن تھا، یقینی طور پہ یہ ہونا چاہیے تھا اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ گل ظفر صاحب نے بہت کام کیا ہے۔ جنید اکبر جیسے، مراد سعید جیسے لوگوں نے جتنا کام کیا کمپنی کے آنکھوں میں آج بھی کھٹکتے ہیں، اسی طرح گل ظفر بھی کھٹکتے ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، ثبوتیں برداشت کی ہیں اور بہرحال بچہ بھی اس میں ان کا کافی معذور ہوا، لیکن انہوں نے پھر بھی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ الیکشن بنتا تھا، لیکن میں بڑا حیران ہوں کہ یہ پی کے جو پروونشل اسمبلی کی سیٹ ہے اس پہ کیوں نہیں ان کو دیا گیا۔ مبارک زیب کا یقینی طور پہ شہید کے بعد اس کے بھائی کا بنتا تھا، لیکن جن لوگوں نے نہیں کیا اس کی اسکروٹنی کرنی چاہیے، لیکن دوسری جانب ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ کون لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں جنہوں نے سامنے آ کے یا چھپ کر مبارک زیب کا ساتھ دیا ہے، کیونکہ ڈسپلن بالکل برقرار رکھنا چاہیے تھا، اس کی انکوائری ہونی چاہیے تھی، کیونکہ گل ظفر صاحب کی کامیابی پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی اور مخصوص نشستوں کی کامیابی ہونی تھی، جو 28 مخصوص نشستیں جو ہے اس وقت پینڈنگ ہے۔ اور اسی حوالے سے باقی چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ کل دوبارہ سے میں سمجھتا ہوں 8 فروری کو دہرایا گیا ہے۔ پہلے فارم 47 تھا اور اس وقت فارم 45 کے ذریعے جو ہے نا سارا کچھ رزلٹ کیا گیا۔ سب کو معلوم ہے اور ویڈیوز بھی چلتی رہی کہ پہلے ہی پولنگ ایجنٹوں سے سائن کروا لیے گئے تھے یا پریزائڈنگ آفیسر نے کہا کہ ہمیں گورنر ہاؤس بلا کے سائن لے لیے گئے تھے، یعنی کہ فارم پہلے لے کے اور پھر اپنی مرضی کے مطابق وہ رزلٹ اناؤنس کرنا تھا۔ اور اس دفعہ تو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا کیونکہ پہلے سے پلان تھا اور میرے خیال گھنٹے کے اندر پریزائڈنگ آفیسر نے جو وہ تھے وہ اناؤنس کر کے اور انہیں اناؤنس کرنے شروع کر دیے تھے۔ تو یہ ساری پری پلانڈ ہے۔ اور پھر آج جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اور دیگر رہنماؤں نے یقینی طور پہ آنکھ کھولنے والی
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सब बता दिया है कि इसमें सारी इन्वॉल्वमेंट ना सिर्फ पीडीएम, ना सिर्फ ये नून लीग वाले थे, बल्कि वो तमाम एजेंसियां जिसमें आईएसआई भी मौजूद थी, जिसमें हमारी पुलिस सर्विस भी मौजूद थी, हमारी आईबी थी, एफआईयू वगैरह, ये सारे मिलकर इन्होंने इलेक्शन में रिगिंग की है और आवाम के मैंडेट को चुराया है, डकैती की है। इसके अलावा दो अहम और ख़बर है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल सिनेरियो में कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। जो रिजीम चेंज की गई थी 9 अप्रैल 2022, 2 साल में पाकिस्तान की माशरत, पाकिस्तान के अखलाकियात, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक सब कुछ ख़त्म हो गए, दगरगू हो गए, तबाह हो बर्बाद हो गए। और क्या ये इत्तेफाकन हो रहा है? हरगिज़ नहीं इत्तेफाकन हो रहा। ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जिसका सरखेल, जिसका सरगना अमेरिका है, वो अपने एजेंटों जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनका सबको मालूम है, उनके ज़रिए एक सोची समझी साजिश के ज़रिए ये सारी तबाही हो बर्बादी लेकर आ रहे हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और फिर आप ये देखिए एक और तबाही, 2 खबरें हैं कि पाकिस्तान को जो बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड ने दुनिया के 6 वॉर टॉर्न कंट्रीज डिक्लेयर किए हैं बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड ने, जिसमें पाकिस्तान एक है। इसके अलावा आप अंदाज़ा लगा लें किन में शामिल किया गया है, शाम, इराक, सोमालिया, सूडान, यमन, और पाकिस्तान छठा मुल्क है। पूरी डिटेल में बहुत लंबी बात है, लेकिन मुख्तसर बताया गया है कि पाकिस्तान में क्योंकि टेररिज्म है, दहशतगर्दी है, धमाके होते हैं, लोग हलाक होते हैं, शहीद होते हैं, और फिर अनरेस्ट है, इकोनॉमिक सिचुएशन जिसकी वजह से ख़राब हो रही है। इसलिए पाकिस्तान को हम इसको वॉर टॉर्न स्टेट्स में रखते हैं। और उसकी वजह यह भी है कि पाकिस्तान के जो जीडीपी है वो इस साल भी 2% रहेगी, गो कि अगले साल 2.5 तक जा सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ ये भी गलत स्पेकुलेट किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जब एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ ज़राए नहीं होंगे तो मैं नहीं समझता कि 2025 में ये थोड़ा कुछ भी हो सकता है। और अब तक उन्होंने, क्योंकि आपको एक दिलासा देना था, क्योंकि आपको ट्रैप में डाल दिया गया है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने, ये आईएमएफ भी उनका एक अलाकार रही है, और फिर आपको ज़रूर कर्जा देंगे, लेकिन उसके बाद जो मज़ीद थोड़ी बहुत आपकी रह गई है आपको कंप्रोमाइज़ करवाना पड़ेगा। आपके वो एसेट्स जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए ज़रूरी थे, शायद वो उसकी तरफ बढ़ेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान वाकई गो के मैं समझता हूँ तो फैलिया स्टेट बना दिया गया है। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, लेकिन वो डिक्लेयर नहीं कर रहे, वो आपको सांसें दे रहे हैं, आपको वेंटिलेटर दे रहे हैं। उसका मकसद यही है कि पाकिस्तान को हम इस कदर नहीफ कर दें अपने एजेंटों के ज़रिए, तो फिर उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हम इसका पाकिस्तान के फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। चाहे हम उसको आपको ज़िंदा रखेंगे, लेकिन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस खित्ते में जो चाहेंगे करेंगे, या फिर कोई और मकासद है, कोई और उनका प्लान है तो उस पर एग्जीक्यूट करेंगे। ये इंतहाई ख़तरनाक है। इसके साथ साथ अमेरिका ने, आप अंदाज़ा लगाएं, अमेरिका ने, जो कि अब पाकिस्तान एक कॉलोनी बन चुका है अमेरिका के 2 साल में, और जो आंखें दिखाता था, खुददारी की बात करता था, उसको किस तरह से निकाल के जेल में बंद करवा दिया गया है। हर वो काम जो उसको ललकारता था वो उसी तरह उसका जवाब दिया गया अपने एजेंटों के ज़रिए। आज कौम के खातिर जो लड़ रहा था वो आज भी जेल में मौजूद है, और वो लोग जो उसके साथ खड़े हैं आज भी जेल में हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इर्द गिर्द आप दोहराएं, इस वक्त जो क़यादत है मैं समझता हूँ मोस्टली कॉम्प्रोमाइज्ड है, कंट्रोल्ड है और मैनेज्ड है। या तो वो लोग, कुछ लोग जो पीटीआई में जो ब्लैकमेल हो रहे थे या हरास हो रहे थे, वो बर्दाश्त नहीं कर सके, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए, या फिर कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली, या जेलों में है। और कुछ लोगों ने हाथ जोड़ के ये कहा है कि जनाब हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रह के काम करने दें, हम आपके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और नूरा कुश्ती हमारा चलता रहेगा। इसलिए अनफॉर्चुनेटली जो पूरा निज़ाम ही कोलैप्स हो गया, पूरा निज़ाम कंप्रोमाइज़ हो गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैं समझता हूँ इस वक्त इंतहाई
सख्त हालात में है। ना इंसाफ लायर फोरम इस वक्त ग्राउंड पे काम कर रही है, इंतहाई डिसफंक्शनल है। इस तरह चंद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से कुछ नहीं होगा। ना इन्होंने मूवमेंट की, ना इनके पास कोई विजन है जो विजन दे के आवाम को बता सके कि जनाब हमारा क्या लाएमल है, हमने आकर क्या करना है, इमरान खान को हमने किस तरह रिहा करना है, प्रेशर किस तरह से एग्जर्ट करना है। बहरहाल इस पे किसी वक्त और बात करेंगे, बड़ी डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि पाकिस्तान क्या तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो लीडरशिप है, जो कि मोस्टली वो है जो न्यू कमर्स हैं, और न्यू कमर्स भी कोई जमहूरी अंदाज में नहीं लाए गए, किसी न किसी का बाजू पकड़ के या एस्टेब्लिशमेंट का बाजू पकड़ के इस पाकिस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे पहुंचे हैं। उनसे आप किसी उम्मीद की तवक्को मत रखिए। जब तक आप जमहूरियत अपनी पार्टी में लेकर नहीं आएंगे और उनकी तरबियत साजी नहीं होगी, किसी तरह से भी वो लोग वर्कर्स वो आपके लिए आगे काम नहीं कर सकते। जो वर्कर्स थे, जो थोड़ी बहुत तरबियत साजी अगर हुई भी है इम्प्लाइडली या फिर एक्सप्रेसली, उनको साइडलाइन कर दिया गया या हो गए हैं, क्योंकि दूसरी ताकतें ने उनको जो अपने मफादात के लिए उन लोगों को आगे ले आए हैं जो मोस्टली कॉम्प्रोमाइज़ हैं। आप डॉट कनेक्टिंग कीजिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंतहाई ख़तरनाक हालात हैं। इसके अलावा अमेरिका बहादुर ने क्या किया है कि एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए पाकिस्तान पे मैं समझता हूँ इम्प्लाइडली या इनडायरेक्टली जो बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेसिटी उसकी बनाने की वो ख़त्म कर दी है, उस पर बैन लगा दिया गया है। क्योंकि 3 चाइनीज़ कंपनी और एक और कंपनी जो कि बेलारूस से है, उनको पर पाबंदी लगा दी है किसी तरह से भी उसकी प्रोडक्शन के लिए या उसकी सेल एंड परचेज के लिए। और पाकिस्तानी जो थे, पाकिस्तान उन्हीं कंपनी से ये बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी या रिपेयर करने के या डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स अप्लाइंसेस जो स्मार्ट टूल्स होते थे इसमें इस्तेमाल होते थे, उस पर पाबंदी लगा दी गई है। क्योंकि मैं समझता हूँ इन पाबंदियों से होता हुआ कुछ नहीं है। नॉर्थ कोरिया पे भी पाबंदी लगाई थी अमेरिका ने और वेस्टर्न ताकतों ने, इस तरह रशिया पे भी लगाई गई, ईरान पे भी लगाई गई। लेकिन इन सब को आपने देखा, इन्होंने अपना ये सफ़र जारी रखा। लेकिन क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकेगा? मेरे ख्याल में हरगिज़ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो वो सारा कुछ जो अमेरिका चाह रहा है वही कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई ख़तरनाक बात है कि अमेरिका की आप गुलामी भी कर रहे हैं, अमेरिका की कॉलोनी भी है, और अमेरिका आपको आंखें दिखाता है और बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड के ज़रिए कभी आप पर वार टाउन कंट्रीज़ में शामिल कर देता है, कभी आपको बैलिस्टिक मिसाइल की जो कैपेसिटी आप बिल्डिंग की है उस पर आपको रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंतहाई बड़े ख़तरनाक हैं। और फिर आखिर में चंद जो सोशल मीडिया पे अच्छी पोस्ट थी, मैं वो पढ़ के अपने वीलॉग का इख्तिताम करूँगा। रियाज खान साहब ने इस इलेक्शन के हवाले से एक बयान दिया है कि मुबारक ज़ेब की जीत पर बाजोड़ के लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मज़ीद ये भी बताया कि टिकट इस ख़ानदान का हक बनता था, मगर इमरान खान की गैर मौजूदगी का फ़ायदा गलत उठाया गया है और इसे नहीं होना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक हमारे मखसूस नशिस्तें वापस करे। अब एक्सपोज नहीं, आप नंगे हो चुके हैं। हमारे उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकटों पर कामयाब हुए हैं, हमें फ़ौरन मखसूस नशिस्तें दें। ये CM KPK ने अली मोमिन गंडारपुर ने एक बयान दिया है। कच्चे के डाकुओं की ये सहूलतकारी करते हैं। साहिबजादा हामिद रजा ने खामोशी तोड़ दी। PTI का सब्र जवाब दे गया है, बड़ा ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान इंटरनेट बंद कर रहा है और इंडिया हैदराबाद में गूगल का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर खोल रहा है। बस इतना फ़र्क है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब पुलिस की भर्ती में इंटेलिजेंस के लोगों ने ड्यूटी सरअंजाम दी है, ये उमर अयूब साहब ने कहा है। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।